हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड के ग्रामर को देखने वाले हैं ना, ग्रामर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इसमें ये टोटल ग्रामर रहेंगे, मतलब टोटल ग्रामर का रिवीजन रहेगा। ये जान लो, आपके पूरे ग्रामर का ये रिवीजन है ये वीडियो। अब जितनी भी वीडियो पढ़ रही है सब रिवीजन वाली ही पढ़ रही है, बट ये आपके MCQs थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको थ्योरी क्लासेस आपकी कराई जाती हैं एंड आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उनकी भी थ्योरी क्लासेस कराई जाएंगे, चाहे वो लिटरेचर हो गया चाहे वो ग्रामर हो गया। स्टार्ट करते हैं सेशन को। लाइक भी किया करिए, शेयर फीडबैक एंड हाइप भी किया करिए। हाइप, आप वीडियो में जाएंगे ना जहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन आता है, डाउनलोड वाला जो वीडियो का, उसी के आजू बाजू में मतलब उसी के अगल बगल में हाइप रहता है। तो अब क्या करना है ना, हाइप पे जाके क्लिक करना है और फिर अपने चैनल पर उसको पोस्ट कर देना है। बस वही काम तो करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सिंटेक्स से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिंटेक्स से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट 1 से लेकर 25 तक। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। चलिए एडवर्ब की पोजीशन को बताना है। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने जो ग्रामर का मैराथन कराया था ना, वहाँ पे हम पढ़े थे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस एकदम पोजीशन ऑफ एडवर्ब को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग सही है कौन सा सेंटेंस। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक होती है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर कोई आ रहा है जैसे ऑफन, ये एडवर्ब ऑफ, ये सारे एडवर्ब्स हैं। ऑफन हो गया आपका, ऑलवेज हो गया, ठीक है, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, नेवर, समटाइम्स, क्या हो गया, समटाइम्स, समटाइम्स हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे आपके एडवर्ब है। पूछा जाए कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ये सारे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, ये मेन वर्ब से पहले इनको रखे जाते हैं सेंटेंस में, ये मेन वर्ब से पहले रखे जाते हैं, इतना ध्यान रखना। यानी कि मेन वर्ब से ये बिफोर आते हैं, पहले आते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे समझा दिया अब सेंटेंस कौन सा सही है। यानी कि अगर आपका आ रहा है तो ऐसे आप फॉलो कर सकते हो। ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, समटाइम, ये कभी भी अगर आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है तो सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले में देखेंगे ही कम्स ऑफन टू सी, मैंने कहा मेन वर्ब से पहले आना चाहिए, तो मेन वर्ब यहाँ पे कम ही है, तो ऑफन तो एडवर्ब यहाँ पे आया हुआ है, अब मेन वर्ब पहले आया हुआ है, तो मैंने कहा था भाई मेन वर्ब से पहले आना है, तो ये गलत हो गया। सी देखेंगे तो सबसे पहले एडवर्ब आ गया है, तो ये भी गलत है। इसमें भी देखेंगे तो इसमें लास्ट में एडवर्ब कर दिया, ये भी गलत है। बी वाला देखेंगे तो सब्जेक्ट आया है, देन आपका जो मेन वर्ब है ये कम्स, अब इसके जस्ट पहले आपका ये एडवर्ब आया है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, द एरर इन दिस सेंटेंस इज। इस सेंटेंस में ना आपको एरर कहाँ मिलेगा, इस सेंटेंस में एरर कहाँ मिलेगा। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट, मतलब मान लो कि अगर बारिश हो रही है, तो अगर बारिश होती है व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, कहाँ पे आपकी एरर है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे अपने बच्चा, कि जो सपोजिंग इफ़ है ना, जो सपोजिंग है, जो आपका सपोजिंग है, यहाँ पे जो सपोजिंग है एंड इफ़, सपोजिंग का मतलब क्या होता है, मान लो, यही तो होता है हिंदी में। सपोजिंग का मतलब क्या होता है, मान लो, और इफ़ का मतलब क्या होता है, लगभग यही होता है ना। इफ़ का भी मतलब होता है यदि, तो मान लो और यदि तो एक ही है ना, यदि या मान लो। तो ये दोनों ही जो सपोजिंग है या इफ़ है, ये दोनों ही एक ही मतलब निकाल रहे हैं, दोनों का एक ही सेंस निकल रहा है। तो जब ये सेंटेंस में एक साथ आए, अगर ये सेंटेंस में दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, अगर सेंटेंस में ये दोनों साथ आ रहे हैं तो इनका यूज़ करना गलत है, दोनों साथ नहीं आ सकते, ये सुपरफ्लुअस है, ये रिडंडेंसी से कहा जाता है। अगर दोनों का ही सेंटेंस में यूज़ हो रहा है
तो इसे हम सुपरफ्लुअस बोलेंगे या रिडंडेंसी बोलते हैं। यानी कि या तो आप सपोजिंग का यूज़ कर लो या तो आप सिर्फ ओनली इफ़ का, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। समझ में आया? आप बोल सकते हो सपोजिंग, आप बोल सकते हो सपोजिंग इट रेन्स, या तो इफ़ इट रेन्स बोल सकते हो। दोनों का एक साथ यूज़ नहीं, क्योंकि दोनों का सेम मतलब निकलता है, ये कहने का मतलब है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये रिडंडेंसी है, यूज़ ऑफ बोथ, सपोजिंग या तो ये करो या तो ये करो, दोनों का एक साथ यूज़ करना सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ही एक्ट्स एज इफ ही डैश द ओनर। ठीक है, इसे बताना है, ही एक्ट्स एज इफ ही डैश द ओनर, इज, वाज, वर या हैज़ बीन, क्या आएगा आपका। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब सेंटेंस में एज इफ आता है, ठीक है, जब आपके सेंटेंस में एज इफ आता है, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो कि, है ना, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो कि, या सेंटेंस में आपके एज दो आए, क्या है, एज दो आए, तो ये दोनों का मतलब वही होता है, मानो, मानो कि। तो ये दोनों अगर सेंटेंस में आ रहे हैं, चाहे एज इफ आ रहे हैं या फिर एज दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ सेंटेंस में क्या है, ये जानते हो क्या निकलता है, ये इमेजरी सिचुएशन को बताता है। इसका सेंस क्या निकलता है, इमेजरी सिचुएशन को दिखाता है ये। ठीक है, एज इफ अगर सेंटेंस में आ रहा है या एज दो आ रहा है, तो समझ जाओ इस सेंटेंस में क्या है, इमेजरी सिचुएशन है, यानी कि कोरी कल्पना है। ठीक है, कोरी कल्पना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हमेशा वर्ब क्या रखनी है, वर ही रखना है ना। जो इमेजरी सिचुएशन वाले सेंटेंस होते हैं, कोरी कल्पना वाले, हिपोथेटिकल सिचुएशन जो होती है जिस सेंटेंस में आती है, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल हमेशा वर आनी चाहिए, प्लूरल नहीं, मतलब हमेशा वर आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामर के तरीके से सही है, ये बताना। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर स्टरडे। देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है स्टरडे, स्टरडे आपने देख लिया, यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि गलती कहाँ पे है। देखिए कभी भी सेंटेंस में अगर आपके एगो आता हो, सब ये सब रिवीजन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया तो बहुत इजी हो गया, ये आएगा ही नहीं है। और टफ कहाँ से ढूंढोगे भाई, ग्रामर में यही सब रूल तो चल ही रहा है, चेंज थोड़ी ना होने वाले हैं, यही सब रूल आपके ग्रामर में, और यही सभी रूल आते भी एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे एगो, जब भी कभी एगो आ जाए या स्टरडे आ जाए, ये सारे रूल याद रखना, बस रिवीजन के लिए मैंने ये वीडियो लाया है। एगो आ जाए, स्टरडे आ जाए, या फिर आपका लास्ट वीक आ जाए, लास्ट से कुछ भी आ जाए, लास्ट वीक हो गया या फिर आपका लास्ट मंथ हो गया, है ना, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट डे हो गया, ये लास्ट अगर आ जाता है तो ये ध्यान रखना है। एगो आ जाए, स्टरडे आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, या फिर लास्ट ईयर, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट ही आ जाए, 1980, इन 1980, या फिर इन 1990, कोई पर्टिकुलर डेट भी आ जा रही है। तो कभी भी सारे सेंटेंस में अगर आ रहे हैं तो वो जो सेंटेंस होगा कौन से टेंस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, ये बताना था। ठीक है, किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे स्टरडे आया हुआ है, तो देखते हैं जो भी सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा वही करेक्ट हो जाएगा। हैव रिसीव्ड, ये हैव रिसीव्ड कौन सा टेंस है, हैज़ हैव प्लस V3, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गलत हो गया। आई रिसीव यू लेटर स्टरडे, देखिए ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि सही है। आपके सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, V2 कहाँ लगती है, आपके सिंपल पास्ट में लगी। आई हैड, ये देखिए कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट है। हैव बीन रिसीविंग योर लेटर, ये हैव बीन रिसीविंग, ये चला जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो खैर यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, द अरेबियन नाइट्स डैश इंटरेस्टिंग, इसका बताना है क्या होगा, आर, वर, इज या हैव बीन। द अरेबियन नाइट्स डैश इंटरेस्टिंग, देखिए जब भी सेंटेंस, जो अरेबियन नाइट्स है ना, द अरेबियन, ओनली अरेबियन नहीं लिखा है यहाँ पे, नाइट्स भी आया है ना, अरेबियन नाइट्स ये एक बुक का नाम है,
किसका नाम है? बुक्स नेम है, बुक नेम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भले ही लास्ट में यहाँ पे एस आया हुआ है, यहाँ पे एस आया हुआ लास्ट में ना, तो हमको लगेगा ये प्लूरल है, बट याद रखना ये सुनने में प्लूरल लगता है। हम बोलेंगे अरेबियन नाइट तो सुनने में लग रहा है ये प्लूरल, लेकिन ये एक बुक का नाम है, एक ही बुक है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इज, ये बताना था। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स डैश रिस्पॉन्सिबल, तो ये आपका आ गया है, ये बताना है ये किसका, कहाँ पे एरर है। तो ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट्स आपके जब दो सब्जेक्ट्स चाहे ईदर आर हो गए, चाहे नीदर नॉर हो गए, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गए, तो ये लोग क्या होते हैं ना, दो सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वर्ब हमेशा जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आती है, चाहे वो आपके ईदर आर हो गए, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गए, चाहे आपके नीदर नॉर हो गए। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जैसे बट ऑल्सो के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? टीचर्स है, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा क्या? जब प्लूरल है तो आर आ जाएगा। 2/3 ऑफ द सिटी डैश इन रूइन, इसका बताना है इज, आर, वर या हैव बीन, क्या आएगा यहाँ पे? 2/3 ऑफ द सिटी। देखिए जब हम किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो सिटी जो है ना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जो सिटी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और जब हम किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन मतलब उसके हिस्से की बात करते हैं, है ना, उसके हिस्से की बात करते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है शहर का 2/3 हिस्सा, यही तो है, ये जो शहर है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके ना फ्रैक्शन की बात हो रही है, इसके हिस्से की बात हो रही है, 2/3 हिस्सा। अब यहाँ पे मैंने कहा कि क्या होगा? सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे अपने ये सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। 2/3 हिस्सा भले ही कहा गया, लेकिन एक जिसका ये 2/3 हिस्सा कहा जा रहा है वो तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, आएगा यहाँ पे इज। अच्छा, तो प्लूरल कैसे होगा? तो याद रखना, अगर पूछा जाए 2/3 ऑफ द बुक्स, यहाँ पे क्या आएगा? इसके साथ आप क्या लगाओगे? सिंगुलर या प्लूरल? 2/3 ऑफ द बुक्स, बुक का 2/3 हिस्सा। अब यहाँ पे जो बुक है ये क्या है? ये काउंटेबल प्लूरल है, मतलब काउंटेबल नाउन है, बुक को आप काउंट कर सकते हो, है ना, काउंटेबल नाउन है ये, और ऊपर से ये प्लूरल भी है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप लगा दोगे, आर लगेगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना है। अब ब्लैक एंड वाइट काउ डैश ग्रेजिंग, इसका बताना है क्या होगा? अब ब्लैक एंड वाइट काउ डैश ग्रेजिंग, देखिए यहाँ पे जो आपकी ये जो एडजेक्टिव है ब्लैक एंड एक एडजेक्टिव है वाइट, है ना, और नाउन एक ही है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब आर्टिकल, अब आर्टिकल किसके साथ आया है? सिर्फ एक के साथ ही आया है यहाँ पे। अब ब्लैक एंड वाइट काउ यानी कि एक वाले एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे आपका आर्टिकल आया है, तो जब आर्टिकल सिर्फ एक बार लगे तो इसका मतलब गाय एक ही है, वही गाय काली है और वही गाय सफ़ेद है, उसके रंग की बात हो रही है। और यहाँ पे आपको देखिए ये एक के नाउन के साथ ये आया है और आर्टिकल भी सिर्फ एक लगा है, यानी कि इसी एक गाय की बात हो रही है, और इसी एक गाय, यही काली है यही सफ़ेद है। तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम मानेंगे, यानी कि एक ही गाय की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे? सिंगुलर हो जाएगा ये। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इज हो जाएगा। और अगर ध्यान रखना, अगर यहीं पे दोनों के दो आर्टिकल अगर आ जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन होगा, देखिए, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ डैश ग्रेजिंग। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे दो आर्टिकल है, जब यहाँ पे दो आर्टिकल है तो ध्यान रखना, जब आर्टिकल का यूज़ दो बार हुआ हो, दो बार आर्टिकल का मतलब दो अलग अलग गायों की बात हो रही है, काउस की बात हो रही है, एक काली है और एक सफ़ेद है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ये आपका प्लूरल हो जाएगा और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो ध्यान रखना, आर्टिकल अगर एक बार यूज़ हुआ है तो समझ जाओ वो सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। आर्टिकल दोनों जगह आपका यूज़ हो रहा है, दोनों एडजेक्टिव के सामने यूज़ हो रहा है, तो समझ लो दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है।
ही इज़ द मैन डैश आई थिंक कमिटेड द क्राइम। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, तो कुछ बच्चे से बोले थे कि इसमें हुम आना चाहिए, बट हुम नहीं आएगा। कैसे भाई? यहाँ पे देखेंगे आई थिंक जो है ना, ये एडिशनल फ्रेज को जोड़ा गया है, उसको आपने नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ही इज़ द मैन, ये वही आदमी है मुझे लगता है किसने क्राइम किया है। ये जो मुझे लगता है ना, ये जानते हो क्या है? ये एक अलग हिस्सा है, ठीक है, जो इसमें ऐड कर दिया गया, एडिशनल फ्रेज है, एडिशनल पार्ट है, इसको ऐड कर दिया गया है। बट यहाँ पे हमें देखना है ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन कमिटेड क्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देना है कि यहाँ पे लगेगा क्या। यहाँ पे जो कमिटेड है ये वर्ब है, इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो जब सब्जेक्ट का काम ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, यहाँ पे आपका हु हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का काम करता है ना। ही इज़ द मैन, इसका रियल सेंटेंस यही होगा, ही इज़ द मैन हु कमिटेड द क्राइम, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हु आएगा, हुम नहीं आएगा। हु डिड यू स्पीक डैश, क्या आना चाहिए यहाँ पे? उस दिन मैंने 4 आवर्स की आई थिंक क्लासेस ले ली थी रात में, उसी वजह से ना तबीयत खराब हो गई। हाँ, रात भर जगना, 2-3 रात से जगना, वो पूरा कलेक्ट करना, बनाना, दिन पढ़ाना, तो वो चीज़ें हो गई। 3 रात लगातार जगा, तो उस वजह से ना क्या हो गया कि आज तबीयत ख़राब हो गई भी, मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी बनाया जा रहा है क्योंकि 2 ही दिन के बाद एग्ज़ाम है। सोच रहे जितना दे दे उतना ही सही है, एटलीस्ट 17 तारीख तक तो दे ही दें आप लोग को, सारा रिवीजन करा दें, क्योंकि 18 को भी पेपर देना है। तो 2-3 दिन की बात है, कोई नहीं, बाद में तबीयत ख़राब है, दवा खा के काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रुक नहीं सकते ना, ये एक्सक्यूज़ हो जाएगा कि तबीयत ख़राब हो गई, वीडियो नहीं बनाना या आप लोग तक कंटेंट नहीं पहुंचाना, पढ़ाना नहीं है, ये सारे एक्सक्यूज़ है। एक्सक्यूज़ को ही तो साइड करना है। चलिए, हु डिड यू स्पीक डैश, यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, इससे ये अगर हम देखो फॉर्मल रूप में हम क्या बोलते हैं, अगर इसका मैं फॉर्मल रूप बोलूँ तो हम ये बोल सकते हैं टू हुम। क्या सब बोल सकते हैं? टू हुम डिड यू स्पीक। एक ग्रामेटिकल अगर मैंने बोला, मतलब एक फॉर्मल रूप में मैंने बोला, तो लिखा जाएगा टू हुम डिड यू स्पीक, डिड यू स्पीक, यही बोल सकते हैं, है ना। बट इसको अगर मैंने इनफॉर्मल में बोलूँ तब इनफॉर्मल में अगर मैं बोलूँ, जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में, प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लाएंगे। जैसे स्पीक टू समवन, है ना, स्पीक टू समवन, तो यहाँ पे स्पीक टू आया कि नहीं आया? ये एक फ्रेज है, स्पीक टू समवन, लास्ट में आपका टू आया, तो यहाँ पे भी आपका टू ही आएगा। हु डिड यू स्पीक टू आएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हो टू हुम डिड यू स्पीक। तो ये ध्यान रखना, स्पीक टू आता है, एक फ्रेज है, टू स्पीक टू समवन। दिस इज़ द बेस्ट दैट डैश वी कैन डू, यहाँ पे क्या आएगा? विच आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, या नो रिलेटिव प्रोनाउन नीडेड, क्या आना चाहिए यहाँ पे? दिस इज़ द बेस्ट दैट डैश वी कैन डू। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका बेस्ट आए, ठीक है, बेस्ट आए यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, है ना, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, जहाँ पे भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ग्रेटेस्ट हो गया, तो इसके बाद हम जानते हैं क्या यूज़ करते हैं? इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन दैट को हमेशा, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा हम दैट का यूज़ करते हैं, हु और विच का नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए, यानी कि नो रिलेटिव प्रोनाउन रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दैट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस कंप्लीट है, बस आपको फंसाने के लिए ऐसा दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन गया, दैट ऑफ गया, दोज ऑफ गया या गयाज, जिसका बताना है आपने। ये सारे क्वेश्चन रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके सारे रूल्स को रिवीजन कराना, बस। ओके, चलिए बताना है इसका। देखिए यहाँ पे कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची का जो क्लाइमेट है किससे बेटर है। यहाँ पे देखिए जो तुलना होती है ना, जो कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरिजन ध्यान रखना यहाँ पे बच्चा,
कंपैरिजन जो होती है ना वो हमेशा समान चीज़ों में होनी चाहिए, ठीक है, समान चीज़ों में होनी चाहिए जो कंपैरिजन होती है। अब यहाँ पे रांची एक जगह, मतलब रांची है, जो रांची की क्लाइमेट की बात हो रही है, तो रांची की क्लाइमेट की तुलना की गई है किसके क्लाइमेट से? गया के क्लाइमेट से हो रही है ना, गया से थोड़ी ना हो रही है, ये जो गया है इससे थोड़ी ना हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो रांची शहर है, अब यहाँ पे रांची जो है ये सिटी है, अब इस सिटी और गया भी सिटी है, तो सिटी से थोड़ी ना हो रही है, रांची की क्लाइमेट्स की तुलना गया के क्लाइमेट से हो रही है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना हमेशा कि क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट को दोबारा लिखने से, अब यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन क्लाइमेट ऑफ गया, यही लिखना चाहिए, लेकिन दोबारा हमें क्लाइमेट लिखने से बचना चाहिए। दोबारा क्लाइमेट से लिखने से बचने हम क्या यूज़ करते हैं, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, दैट ऑफ, ताकि ये क्लाइमेट दोबारा ना लिखा जाए यहाँ पे, क्योंकि रांची की क्लाइमेट गया के क्लाइमेट से हो रही है, तो दोनों जगह आएगा, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ गया। तो उसी द क्लाइमेट ऑफ गया को लिखने से बचने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, दैट ऑफ का यूज़ होना चाहिए, तो हम दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ऑफ गया हो जाएगा, दैट ऑफ गया। अब चूंकि ये जो, अब यहाँ पे दैट ऑफ गया का मतलब द क्लाइमेट ऑफ गया की क्लाइमेट की बात हो रही है, समझ में आया। तो क्लाइमेट ना लिख के हम दैट ऑफ लिख देंगे। अब ये सिंगुलर है, जो गया की जो क्लाइमेट है, जो रांची की क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रही है, और गया की जो क्लाइमेट है वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हम दैट ऑफ लगाएंगे, अगर यही प्लूरल होता है तो हम दोज ऑफ लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके मतलब बार बार बोलने से लिखने से बचने के लिए, जैसे हम प्रोनाउन, जैसे हम क्या करते हैं, किसी का नाम राम 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 है कोई लड़का, अब यहाँ पे हमने इसकी स्टोरी पूरी लिख दी, फिर आगे भी फिर राम फिर राम फिर राम। अब ये जो है ना, बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ कर दिया ही। उसी तरह यहाँ पे भी ध्यान रखना कि वहाँ पे हम एक जगह रांची का क्लाइमेट लिख दिया, दूसरी जगह फिर से वही चीज़ को नहीं लिखेंगे, उसी चीज़ को बचने के लिए हम क्या लगा देते हैं, दैट ऑफ लगा देते हैं। आई प्रीफर वॉकिंग डैश स्विमिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने कितनी बार ही बताया है, जूनियर सीनियर प्रायर सुपीरियर प्रीफर प्रिफरेबल, हमेशा इसके साथ क्या आता है, टू आता है, ध्यान रखना है ना। और तुलना की जाती है, इसमें तुलना भी होती है, तो ये ध्यान रखना है, मतलब दैन नहीं आएगा, दैन की जगह पे आपका टू आएगा। ही इज़ डैश एम ए इन इंग्लिश, क्या होगा यहाँ पे, एम ए कैसे लिखते हो, एम ए, इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे एम ए, सॉरी ये वाला है ना, ऐसे आप लिख सकते हो, एम ऐसे ही लिखा जाता है एम। और ये जो ए है, ए ये क्या है, वाउल है, यानी कि स्वर है, और जब स्वर है तो हम क्या लगाते हैं, कहते हैं ना वाउल अगर साउंड निकल रहा है, स्वर का साउंड निकल रहा है, तो हम एन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, एन लगेगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे, डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, इसका बताना है क्या होगा, डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। देखिए ये एक फेमस फ्रेज है, एक प्रोवर्ब है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, है ना, तो यहाँ पे आ लग जाएगा, आ लिटिल, सॉरी आ लिटिल तो हो गया, समझ लो कि वो लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग हो जाएगा, क्योंकि जो आ लिटिल है ना, आ लिटिल अगर हम लगाएंगे तो आ लिटिल का मतलब क्या होता है, आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, और जो लिटिल है, लिटिल मतलब ना के बराबर, है ना, ना के बराबर, यानी कि ये नथिंग निकालता है, नथिंग, ना के बराबर। ओके एक सेकेंड, हाँ जैसे आपका हो गया, ठीक है, देखिए जो आपका हम बात अगर करेंगे, जैसे यहाँ पे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की बात होती है ना, तो लिटिल का मतलब ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, यानी कि पॉजिटिव सेंस निकालता है, थोड़ा बहुत अधूरा ज्ञान है लेकिन खतरनाक होता है। और द लिटिल का मतलब जो भी है, एनफ, यानी कि थोड़ा सा है लेकिन पूरा है, कंप्लीट है। तो द लिटिल मतलब ना के बराबर, आ लिटिल मतलब थोड़ा है, समथिंग है, ये तो ना के बराबर नेगेटिव मीनिंग निकालता है, और ये एनफ मीनिंग निकालता है। तो यहाँ पे नॉलेज इज डेंजरस थिंग,
तो आ लिटिल आएगा। आ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, ठीक है। तो आ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन पर अधूरा ज्ञान है तो खतरनाक ही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कुछ दोस्त हैं, उसके पास कुछ दोस्त हैं। आप लोग आंसर करिए। फ्यू हो गया, अब फ्यू होगा। अभी जो मैंने ऊपर बताया ना लिटिल आ लिटिल वाला कॉन्सेप्ट, वही है ये भी। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी ये जो लिटिल है ना, ये लिटिल आ लिटिल और दा लिटिल, और आपका मच भी ले लो यहीं पे, मच, ठीक है। तो इनके बाद ना अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आता है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कभी भी ये अगर सब्जेक्ट बन के आते हैं तो बात कर रही हूँ। लिटिल आ लिटिल दा लिटिल मच, इनके बाद ना हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। एक और आता है आपका लेस, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके साथ ना ये कभी भी सेंटेंस में आएंगे, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो समझ जाओ वो नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर ये सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं सेंटेंस में, तब ये भाई इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। लिटिल मतलब नथिंग, आ लिटिल मतलब समथिंग, दा लिटिल मतलब एनफ। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी, ठीक है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी, या फिर आपका फीवर हो गया, फीवर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इनके बाद ना, इनके बाद क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। इनके बाद काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये ध्यान रखना है। फ्यू हो गया, फ्यू मतलब वही नथिंग, फ्यू मतलब नथिंग, ना के बराबर। आ फ्यू मतलब समथिंग, वही चीज़ें जो मैंने ऊपर बताया। आ फ्यू मतलब समथिंग, कुछ है। द फ्यू मतलब जो जितना भी है एनफ है। मैनी मतलब बहुत, और फीवर मतलब भी वही चीज़ होता है इसके आगे। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, फीवर से, इससे बनते हैं क्वेश्चन। जब भी सेंटेंस में आए ना फीवर, तो देख लेना कि उसके आगे काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन अगर एरर में पूछ लिया तो अनकाउंटेबल नाउन रख देगा, जो कि आपको वही फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। खैर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फ्यू है, उसके पास कुछ दोस्त हैं। मैंने कहा फ्यू मतलब नथिंग, ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब ऑलमोस्ट कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज़ सम फ्रेंड, ना। मेनी फ्रेंड्स, ना, ये नहीं। ये ही हैज़ ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स, लगभग उसके पास कोई दोस्त नहीं है, यही तो हुआ। सी इज़ द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पे बताना है मोर ब्यूटीफुल होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, या ब्यूटीफुल या मच ब्यूटीफुल। ठीक है, बताना है। एक सेकेंड, हाँ चलिए। सी इज़ द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या आएगा यहाँ पे। देखिए ये देखिए, इसमें जब आपका ना ऑफ द टू आ जाए, जब भी आपका ऑफ द टू आए, जब सेंटेंस में ऑफ द टू का यूज़ हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, हमेशा दो के बीच में होती है ना, यानी कि कंपैरिजन जो होता है वो दो के बीच में होता है। तो जब भी कभी सेंटेंस में ऑफ द टू आए ना, तो समझ लो इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करना है इस सेंटेंस को, ठीक है। तो इसके ऑफ द टू से पहले हम क्या लगाते हैं, दा का यूज़ करते हैं। ये भी ध्यान रखना, थोड़ा एक्सेप्शनल है क्योंकि दा का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं। तो ऑफ द टू अगर आता है ना, तो इनके पहले भी दा का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना, ऑफ द टू। तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऑफ द टू, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में क्या होते हैं, बेस्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, उन सब के पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ऑफ द टू सेंटेंस में कभी भी आता है तो ध्यान रखना। और इस वाले सेंटेंस को हम किस में रखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। दूसरा याद रखना कि इस वाले सेंटेंस में, इससे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, दा आएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सी इज़ द डैश ऑफ द टू, ऑफ द टू आया और उसके पहले आपका दा भी यूज़ है यहाँ पे, ये रूल याद रखना है। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में रखना है। तो कंपैरेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल, बस यही बताना था। ऑफ द टू कभी भी आता हो सेंटेंस में, दो ही चीज़ याद रखना, ऑफ द टू दोनों के बीच में कंपैरिजन होती है, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। और ये दा वाला जरूर याद रखना, दा जरूर आता है उसमें, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है, तो ये ध्यान रखना है। ही इज़ सीनियर टू मी, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। मैंने भी बताया सीनियर हो गया, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके बाद टू ही आता है टू कंपैरिजन के लिए। ओपन योर बुक डैश पेज 20, मैंने ये भी बताया था लास्ट वाले
कि जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस हो गया या किसी स्पेसिफिक पन्ने या पेज को इंडिकेट करते हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, एट। ठीक है, एट पेज नंबर 20। हालांकि कभी कभी टू भी यूज़ करते हैं, टर्न टू पेज 20, लेकिन ओपन के साथ यहाँ पे जो ओपन लगा हुआ है इसके साथ एट सही है। ही एंटर्ड, तो एंटर्ड देखिए जब भी बात करेंगे एंटर्ड कब आता है, जब हम एंटर का यूज़ किसी फिजिकल प्लेस के लिए करते हैं, चाहे कमरा हो गया, हॉल हो गया, घर के अंदर जाने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रेपोजिशन इज़ हियर। ठीक है, बट कहाँ पे लगता है तो ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पे लगता है, जब हम एंटर का यूज किसी डिस्कशन के लिए करते हैं, जब हम एंटर का यूज़ डिस्कशन के लिए करते हैं या फिर आपका एग्रीमेंट के लिए करते हैं, एग्रीमेंट के लिए या फिर अलायंस के लिए करते हैं, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए। तो जब एंटर का यूज किसी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लाइक एग्रीमेंट, डिस्कशन, अलायंस, आप इसको देख नहीं सकते, डिस्कशन को देख सकते हो क्या, एग्रीमेंट को आप देख सकते हो, ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट ही है, अलायंस को देख सकते हो क्या, तो यहाँ पे अगर इसके लिए यूज़ होता है तब आप एंटर इनटू लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चे, एंटर इनटू लगाओगे, ये रहा। ठीक है, इनटू लगाओगे, तो ये ध्यान रखना, समझौते की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप देख नहीं सकते। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको आप देख सकते हो, जहाँ पे एंटर करना है, फिजिकल प्लेस है, कमरा है, हॉल है, घर है, वहाँ पे आप एंटर कर रहे हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, और जहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते, जिसको अब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होगा, एग्रीमेंट, डिस्कशन, अलायंस, वहाँ पे इनटू लगा सकते हो आप, एंटर इनटू होता है। द ट्रेन इज़ रनिंग डैश टाइम, इन, ऑन, एट, बाई, क्या लगाओगे, है इजी क्वेश्चन, लेकिन यही सारे क्वेश्चन आते भी है। चलिए ठीक है, तो देखिए जो समय की पाबंदी यानी कि एक पंक्चुअल टाइम के लिए ना दो फ्रेजेस आते हैं, एक आपका ऑन टाइम आता है, क्या आता है, एक आपका ऑन टाइम आता है और एक आपका इन टाइम आता है। ऑन टाइम कहाँ यूज़ करोगे, ऑन टाइम मतलब एकदम स्केड्यूल टाइम की बात कर रहा है, ठीक निर्धारित समय पर। किसकी बात कर रहा है, स्केड्यूल टाइम का, SCHEDULE, है ना, LED, स्केड्यूल टाइम की बात करता है, यानी कि मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, ठीक निर्धारित समय की बात करता है ये। ठीक है, इसका यानी कि ट्रेन क्या है, ट्रेन समय सारणी से चलती है, मतलब जो ट्रेन है ना एकदम स्केड्यूल टाइम से चलती है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन टाइम लगाएंगे, ऑन टाइम सही रहेगा। इन टाइम कहाँ लगाओगे, समय रहते, यानी कि डेडलाइन से पहले, डेडलाइन से पहले। जैसे ट्रेन आनी है 8:30 पे और आप पहुंच गए 8:25 पे ही पहुंच गए या 8:26, मतलब जो आपकी ये डेडलाइन है, ट्रेन इसी टाइम पे आएगी और आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि आप इन टाइम हो। बट यहाँ पे शेड्यूल टाइम, ट्रेन 8:30 पे चलने वाली है और आप सेम 8:30 पे ही पहुँच गए, ऑन टाइम हो आप, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये समय की पाबंदी के लिए दो फ्रेज यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे, जो ट्रेन है ना वो ऑन टाइम चल रही है कि इन टाइम चल रही है, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रेन ऑन टाइम है, जो ट्रेन चल रही है वो ऑन टाइम चल रही है, यानी कि अपने निर्धारित समय पर चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। ही डाइड डैश कॉलेरा, तो भाई जब किसी की डेथ किसी डिजीज़ से होती है, जैसे हैज़ा, कैंसर, मलेरिया, तो हम ऑफ लगाते हैं, डाइड ऑफ। नेक्स्ट, ही डाइड डैश ओवर ईटिंग, जब किसी की डेथ कोई बाहरी वजह से हो रही हो, कोई बाहरी रीजन से हो रही हो, या एक्सटर्नल कॉजेज़ या एक्सेस, अधिकता, जैसे ज़्यादा खाना खा लिया, भोजन की कमी, चोट से, लापरवाही से, तो भाई वहाँ पे आप फ्रॉम लगाओगे। नेक्स्ट पे आएंगे, अब थोड़ा सा हम ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे, वोकैबुलरी पे आ जाएंगे 26 से लेके 50 तक। इसमें टोटल जानते हो कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अब चूँकि हर क्वेश्चन को समझाना पड़ता है तो इसलिए वीडियो लेंदी हो जाती है। आ जाते हैं यहाँ पे हम
यहाँ पे हमें होमोफोन्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। सबसे पहले गारंटी की स्पेलिंग बतानी है। वेरी इजी क्वेश्चन है। गारंटी की स्पेलिंग अगर आपको नहीं याद आती तो आप ऐसे याद रख सकते हो, GUA गुआ, इसको क्या पढ़ा जाएगा, गुआ। अगर आप याद है तो कोई बात नहीं। उसके बाद RAN रन, उसके बाद T आता है लास्ट में, डबल T। ये हो गया गारंटी की पूरी स्पेलिंग, गुआ रन टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपका है B करेक्ट हो जाएगा, गारंटी। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। चलिए, एलिसिट मतलब क्या होता है? इलीगल, टू ड्रा आउट, टू गिव या टू हाइड। एलिसिट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मैं दोनों एलिसिट आपको समझा दूंगी। जो E से शुरू होते हैं, ELICIT, ये जो एलिसिट है ये किससे शुरू हुआ है? E से शुरू हुआ है। तो ये जो E से शुरू होने वाला एलिसिट है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी से कोई सूचना निकलवाना। क्या होता है? किसी से कोई सूचना निकलवाना। यानी कि आप बोल सकते हो कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन निकलवाना, यानी कि टू ड्रा आउट, ये हो गया। और जो आई वाला है इलिसिट, एक आई वाला भी होता है, ILLICIT। तो यहाँ पे जो शुरू हुआ है ना, ये आई से शुरू हुआ है। तो आई से जो इलिसिट शुरू होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अवैध। क्या होता है? अवैध होता है, गैर कानूनी, जिन्हें हम बोलते हैं इल्लीगल। ठीक है, इल्लीगल, या फिर हम बोलते हैं अनलॉफुल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी। ई वाला जो ई से इलिसिट शुरू होगा उसका मतलब किसी से जानकारी निकलवाना, किसी से सूचना, किसी की रिएक्शन निकलवाना, टू ड्रा आउट। और जो आई से इलिसिट, इल्लीगल। देखिए, आई वाला आ गया, मैंने ऊपर बता दिया था। तो इलिसिट यहाँ पे आई से शुरू है तो आपका क्या हो जाएगा? इल्लीगल या अनलॉफुल। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट पे आएंगे स्टेशनरी। कुछ ये होमोफोन्स हैं, स्टेशनरी की बताना है। तो स्टेशनरी ध्यान रखना, जो आपका ARY, देखिए स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी। एक होता है STATIONERY। तो यहाँ पे बस फ़र्क क्या है? ARY का और ERY का बस फ़र्क है। जब भाई ARY वाला हो जाए, जब ARY वाला पूछे, तो इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? इस स्टेशनरी का मतलब होता है कि स्थिर। क्या होता है? स्थिर, मतलब जो चल ना रहा हो, फिक्स्ड, स्टेबल। जो चल ना रहा हो, स्टेबल, फिक्स्ड, स्थिर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मतलब एग्जाम्पल ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे पार्क्ड कार, एक ट्रिक याद रखना। पार्क्ड कार अगर याद नहीं हो रहा तो, पार्क्ड कार आर स्टेशनरी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें भी AR आया है, इसमें भी AR आया है, यहाँ पे भी ये जो पार्क्ड कार आर स्टेशनरी, इसमें भी AR आया है। तो पार्क्ड कार स्टेशनरी यानी कि ये वाला स्टेशनरी, यानी कि ये वाला स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, स्थिर है। पार्क्ड कार आर स्टेशनरी, जो पार्क्ड कार हैं वो क्या है? वो चल नहीं रही हैं, एक जगह पर स्थिर है। ऐसे याद रख सकते हो। और ये जो ERY वाला है, ये जो आपका ERY वाला है, ये स्टेशनरी का मतलब होता है जो राइटिंग सामग्री होती है, जैसे कि पेन, कागज़ इत्यादि, है ना। ये राइटिंग वाली होती है, मतलब राइटिंग जो मटेरियल वाली होती है। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रख सकते हो, लेटर्स। लेटर्स आर स्टेशनरी, STATIONERY। तो ERY वाला ध्यान रखना। इसमें देखो ER है, यहाँ पे भी आपका ER है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो स्टेशनरी, लेटर्स आर स्टेशनरी, तो जो लेटर्स हैं वो क्या है? वो एक लेखन सामग्री है ना, जो लेटर्स हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो। खैर, यहाँ पे जो ARY पूछा जा रहा है तो यहाँ पे फिक्स्ड है, नॉट मूविंग। जैसे ये जो पार्क्ड कार है, कार जो पार्क की गई हैं वो स्टेशनरी हैं, कहीं चल नहीं रही है, स्थिर हैं। और ये जो स्टेशनरी है ERY, ये राइटिंग मटेरियल है। जैसे कि आप लेटर्स आर स्टेशनरी, ऐसे याद रख सकते हो। लेटर्स जो है वो राइटिंग मटेरियल है। वेनाल बताना है यहाँ पे। वेनाल मतलब क्या होता है? देखिए, जो वेनाल है
वेनाल, और एक होता है वीनियल, सॉरी एक आपका वीनियल होता है ना, विनाल, विनाल, और एक आपका, हम इसको यहाँ पे वीनियल ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो वेनाल है, वेनाल का मतलब क्या होता है? वेनाल का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आप इजीली रिश्वत देकर भ्रष्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे इजीली, जिसे आसानी से रिश्वत देकर भ्रष्ट किया जा सके, यानी कि करप्ट पर्सन होता है, ये वेनाल होता है। और ये जो वेनियल है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी गलती या ऐसा पाप जो बहुत छोटा हो और जिसे माफ़ किया जा सकता हो, यानी कि पार्डेनेबल होता है। तो ये दोनों को याद रखना। तो ये वेनाल मतलब करेक्ट या ब्रीवेबल, ठीक है, और पार्डनेबल ये आपका ये वीनियल हो गया। ऐसी गलती, ऐसी सज़ा, सॉरी ऐसी गलती, ऐसा पाप जो छोटा भी हो माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विलियन, पार्डनेबल, जैसे मैंने बताया अभी जस्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इफेक्ट। चलिए इसका बताइए क्या होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि एक ही जगह पे दोनों समझा दे रही हूँ। इफेक्ट, इफेक्ट यहाँ पे वर्ब की बात कर रहा है ना। इफेक्ट जो है यहाँ पे वर्ब की बात कर रहा है। देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये जो इफेक्ट, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि इफेक्ट तो नाउन का काम करता है, इफेक्ट जो नाउन का काम करता है, अफेक्ट जो होता है ये वर्ब का काम करता है, यही ना। बट कभी ये तो छोड़ो, ये तो वर्ब का काम ही करता है, लेकिन इफेक्ट अगर कभी सेंटेंस में वर्ब बन के आ जाए तो क्या करोगे? तो ध्यान रखना, आमतौर पर इफेक्ट एक नाउन का आउटकम होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब इफेक्ट का यूज़ वर्ब के रूप में होता हो तो तब इसका मतलब क्या होता है? अगर ये इफेक्ट का यूज़ वर्ब के रूप में हो तब इसका मतलब याद रखना, किसी बदलाव को लागू करना। इसका मतलब क्या हो जाता है? किसी बदलाव को लागू करना, या यूँ बोलो कि आप बोल सकते हो अंजाम देना, टू ब्रिंग आउट या अकम्प्लिश, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग अबाउट या फिर अकम्प्लिश। अगर आपका इफेक्ट वर्ब बन जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, किसी बदलाव, ये ध्यान रखना, किसी बदलाव को लागू करना या फिर अंजाम देना, ये ध्यान रखना। तो टू ब्रिंग अबाउट या अकम्प्लिश। नेक्स्ट, अफेक्ट। यहाँ पे अफेक्ट तो वर्ब बनता ही है, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो अफेक्ट इसका समान अर्थ है टू इन्फ्लुएंस करना। अफेक्ट मतलब प्रभाव जो है, जैसे हम जानते हैं कि भाई मेरे पे ये चीज़ अफेक्ट पड़ गई है, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। इसका एक और अर्थ होता है दिखावा करना भी होता है, प्रिटेंड करना भी होता है, ये भी ध्यान रखना, इसका दोनों मतलब याद रखना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? देखिए जो आई के साथ है ऐसा कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। एक होता है COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बस आई का फ़र्क है, ठीक है, और यहाँ पे किसका फ़र्क है? ई का। तो जब आई वाला जो रहेगा, जो कॉम्प्लीमेंट आई वाला रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। जैसे मैं इसकी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, आई लाइक योर ड्रेस, आई वाला याद रखना, आई लाइक योर ड्रेस, आई लाइक योर ड्रेस। यहाँ पे आई लग गया, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट आई वाला रहेगा, आई लाइक योर ड्रेस, यानी कि किसी की ड्रेस की आप तारीफ़ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। और जो ई वाला है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? पूरक, पूरक है ना, यानी कि जो किसी चीज़ को पूरा करे, यही तो हुआ, किसी चीज़ को पूरा करे। तो इसको कैसे याद रखोगे? ये ई वाला है, तो ई वाला कैसे याद रखोगे? कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कंप्लीट भी क्या करता है? किसी चीज़ को पूरा करता है। कंप्लीट हम किसे बोलते हैं? पूरा ही बोलते हैं, और ये भी कॉम्प्लीमेंट है, पूरक ही होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और आई वाला, आई लाइक योर ड्रेस, तारीफ़ कर रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो। खैर, तो कॉम्प्लीमेंट ये आई वाला है, प्रेज। ये देखिए ई वाला पूछ लिया, तो दैट विच कंप्लीट्स। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वन वर्ड की। अ पर्सन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। इसमें क्या होगा? अ पर्सन हु इज़ वुमेनिश इन हैबिट, एक व्यक्ति है जिसके अंदर औरतों वाली आदतें होती हैं, औरतों वाला स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम फेमिनिस्ट, एफेमिनिस्ट या फिलोजाइनिस्ट या फिर फेमिनाइन। फिलोजाइनिस्ट उसे बोला जाता है, देखो जाइन यहाँ पे गाइन बोला जाता है ना, गाइनोकोलॉजिस्ट।
फिलोगाइनिस्ट, तो यहाँ पे जो ये जो गाइन है यानी कि आप बोल सकते हो, देखिए इसको फिलोजेनिस्ट बोलेंगे ना, पढ़े जाएंगे फिलोजेनिस्ट। तो यहाँ पे जाइन मतलब ऐसे भी कर सकते हो, वीमेन को बोला जाता है और प्यार करने वाले, जो वीमेन से प्यार करता हो, फिलोजेनिस्ट। खैर, अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, एक ऐसा पुरुष जिसकी आदतें या स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, उसे एफेमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफेमिनेट। तो ये ध्यान रखना है। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट वो होता है ना जैसे जो महिलाओं के अधिकारों का सपोर्ट करता हो, ठीक है, वो होता है फेमिनिस्ट। फिलोजेनिस्ट मतलब जो महिलाओं से प्रेम करता हो, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी मतलब रिस्पेक्ट करता हो। और फेमिनाइन नारीवादी, ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। वन वर्ड फॉर और क्योर फॉर ऑल दिस, इसे रामबाण कहते हैं, पैनाशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैनाशिया बोलते हैं, ऐसी दवा जो हर बीमारी का इलाज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। वन वर्ड, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ। चलिए यहाँ पे हमें बताना, तो आई स्पीच मेड टू वन सेल्फ, इसे क्या बोलेंगे? एक स्पीच है जो खुद एक पर्सन बोलता हो। जैसे प्ले में क्या होता है, प्ले में जब कोई कैरेक्टर अकेले में अपने मन की बात बोलता है ताकि ऑडियंस सुन सके, लेकिन और कैरेक्टर नहीं, तो सॉलिलोकी जो खुद से ही बोलता हो उसे बोलते हैं सॉलिलोकी। मोनोलॉग होता है जो पर्सन स्टेज पे बोलता है लेकिन ऑडियंस भी सुनती है, ये मोनोलॉग हो गया, ये होगा नहीं। डायलॉग जो आपस में दोनों बातचीत करते हैं, दो पर्सन आपस में जो कॉन्वर्सेशन करते हैं उसे डायलॉग कहते हैं, तो ये सब होगा नहीं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते उसे क्या बोलोगे? ऐसी लिखावट जितनी खराब है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय है वो, तो उसे क्या बोलोगे? उसे क्या बोलोगे? इलेजिबल। ये रहा पहला वाला। लेजिबल मतलब ऐसी राइटिंग जिसको आप पढ़ सकते हो जो बहुत अच्छी है, और इलेजिबल लग गया यानी कि ऐसी राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते जो बहुत ख़राब है, तो उसे बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन एलिजिबल, एलिजिबल मतलब योग्य होता है, और इन लग गया तो इसका अपोजिट लग हो जाएगा, इन एलिजिबल अयोग्य होता है। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग, और इन लिटरेट लग गया तो यानी कि अनपढ़ लोग, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनकॉरिजिबल मतलब दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब, इसका बताना है। प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब है ना, इसका मतलब हुआ किसी चीज़ पर कानूनी रोक लगाना, पाबंदी लगाना, देश निकाला देना। द गवर्नमेंट प्रोस्क्राइब द टेररिस्ट ग्रुप, तो ये ध्यान रखना। प्रोस्क्राइब मतलब याद रखना कि तरीका यही है। प्रोस्क्राइब आप याद कैसे रख सकते हो? PROS प्रोस्क्राइब, CR प्रोस्क्राइब, इसका मतलब ये हुआ रोक, है ना, रोक लगाना, तो ये ध्यान रखना। प्रोस्क्राइब मतलब रोक लगाना। टू बैन करना, फॉरबिड करना, मना करना, ये ध्यान रखना। प्रेस्क्राइब मतलब क्या होता है? अब ये आपका ध्यान रखना है, ये प्रोस्क्राइब है। प्रोस्क्राइब SCRIB, स्क्राइब, प्रोस्क्राइब यानी कि रोक लगाना। और ये आपका प्रीस्क्राइब है, प्री और स्क्राइब, प्री इसका बताना क्या होगा? इसका मतलब हुआ डॉक्टर द्वारा जो दवा लिखा जाता है या कोई रूल निर्धारित करना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। तो प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब में थोड़ा सा ध्यान देखना है, प्रो और प्री का है बस। प्री मतलब ही होता है सजेस्ट करना, सुझाव देना, बस प्रो और प्री पे ध्यान देना। प्रो रोक, प्री सजेस्ट सुझाव देना। ठीक है, तो यहाँ पे टू रेकमेंड हो जाएगा, टू ऑर्डर हो जाएगा। एफेमेरल मतलब आपका क्या हो जाएगा? एफेमेरल मतलब शॉर्ट लिव्ड, बहुत ट्रांजिएंट एफेमेरल होता है। एफेमेरल मतलब बहुत कम समय के लिए, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, टेम्परेरी। लास्टिंग इटर्नल तो हो जाएगा हमेशा रहने वाला। ऑब्सक्योर मतलब क्लियर होता है ना। ऑब्सक्योर को अच्छा सॉरी एंटोनिम पूछा जा रहा है। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला होता है, अनक्लियर, वेग, हिडन, अनक्लियर, जिसे कोई जानता ना हो। तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। कैंडिड तो फ्रैंक क्वेश्चन, आउटस्पोकन,
कैंडिड जो व्यक्ति बिना डर सच बोले, मतलब बिना डरे सच बोल दे, खरा स्पष्टवादी। कैंडिड फोटोज़ वो होती है जो बिना तैयारी के नेचुरल ली जाती हैं। कहते हैं ना कैंडिड फोटो लो, बिना तैयारी के ऐसे डायरेक्ट ले लिया ना, कोई खाना खा रहा है ले लिया, वो कैंडिड फोटो होता है। ठीक है, बिना तैयारी का, उसमें जैसे आप कुछ कर रहे हो और कोई किसी ने ले लिया, वो बिना तैयारी की होती हैं, उसे बोलते हैं कैंडिड फोटो। तो ये ध्यान रखना है, नेचुरल ली जाती है, सच्ची। कैंडिड फोटो मतलब सच्ची तस्वीर है। टीटो टेलर, ऐसा बंदा जो शराब को बिल्कुल हाथ न लगाए। अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एसेसिनेशन की। एसेसिनेशन मतलब जो पॉलिटिकल हत्या होती है, तो उसे कैसे याद रखोगे एसेसिनेशन की? सबसे पहले ऐस याद रखना, ऐस मतलब गधा, फिर गधे पे गधा बैठा हुआ है ऐस, उसके बाद क्या रखोगे आप? आई, गधे पे आप बैठे हो आई, उसके बाद नेशन, नेशन देश, यानी 2 बार आपका ऐश आएगा, फिर उसके बाद डबल ऐश आता है, उसके बाद डबल ऐश, ऐश में डबल एस आता है, 2 बार आपका ऐश आएगा, आई एंड नेशन। ये याद रख सकते हो। देखिए ऐश ऐश आई नेशन, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पे करा के ही रहूँगी क्योंकि 100 क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर लेते हैं इस करेक्ट स्पेलिंग। निमोनिया की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। निमोनिया, देखिए निमोनिया में पी साइलेंट होता है, और लिखते हैं तो पी के साथ लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो बस आपका NEUMONIA, निमोनिया। नेक्स्ट पे आएंगे लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग लाइयूटेनएंट। वेरी इजी क्वेश्चन है, लाइयूटेनएंट, ऐसे याद रख सकते हो, लाइयूटेनएंट। नेक्स्ट पे आ जाएंगे करेक्ट स्पेलिंग कोलोनल, है ना, कर्नल, जिसको हम हिंदी में इस तरह बोल सकते हैं, इस तरह कर्नल, लेकिन आर लिखा नहीं जाता है, भले बोला जाता है। आर इसमें जो होता है ना वो लिखा नहीं जाता है, लेकिन बोला जाता है, लेकिन एल लिखा जाता है। ये COL से शुरू होता है, तो COLNEL इस तरह शुरू होता है, लेकिन कर्नल पढ़ा जाएगा, आर लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। COLO है, COLONEL, तो ये रहा A1। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इडियम्स देखेंगे, फ्रेजेस देखेंगे, प्रेपोजिशन देख लेंगे, जल्दी से कर लेते हैं। अभी आपको क्लास 1 दी जाएगी, मैं जल्दी ही दूंगी, आज या कल में, क्योंकि आज कितनी तारीख है? 14 है ना, 15 16 2 दिन है। तो मैं भी आपको पूरा 400 फैक्ट दूंगी, 400 का लिटरेचर का फैक्ट है, क्योंकि हमने वो देख लिया था ना, लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स, मीटर, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। 4 घंटे की क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया है। वो 4 ही घंटे में इसलिए गया क्योंकि वो फैक्ट था, अगर उसको क्वेश्चन में लेते ना तो वो ज़्यादा ही जाता, तो वो फैक्ट था। फैक्ट मैंने 1 लाइनर के हिसाब से करा दिया है, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब वो वीडियो जो होगी ना, जरूरी नहीं सिर्फ LT के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका TGT PGT आ रहा है उसके लिए तो वो रामबाण है, पैनाशिया वो है वो वीडियो, TGT PGT में वहीं से पूछता है। और फिर आपको मिल जाएगा आज या कल में 400 फैक्ट्स मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये भी 1 लाइनर फैक्ट ही होंगे जैसे मैंने वो कराया है। इसमें ना 400 फैक्ट होंगे, क्योंकि इसमें पूरा लिटरेचर है, आपका पूरा लिटरेचर कवर है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जल्दी दूंगी इसको मैं। टू रेड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या होता है? टू रेड बिटवीन द लाइन्स जैसे हम जैसे होता नहीं है, जब हम किसी बात का छिपा हुआ अर्थ समझने की कोशिश करते हैं जो सीधे शब्दों में नहीं लिखा होता है। जैसे मैंने कहा, उसके लेटर में नाराजगी साफ झलक रही थी, ऑल्दो ही डिडंट राइट इट एक्सप्लिसिटली, है ना, तो अंडरस्टैंड एंड हिडन मीनिंग। अब वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है? वाइट एलिफेंट क्या होता है? देखिए, ऐसी वस्तु जो महंगी हो लेकिन किसी काम की ना हो, और उसका जो मेंटेनेंस है बहुत खर्चीला हो, वो होता है। अगर इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस देखें ना, जैसे सफ़ेद हाथी क्या होते थे? पहले पवित्र माने जाते थे। राजा लोग जो होते थे ना, जिसे ये उपहार में देता था, राजा जिसे ये जो सफ़ेद हाथी है वो गिफ्ट में देते थे, और वो बर्बाद हो जाता था, क्योंकि वो हाथी से काम नहीं ले सकता था, पर उसे शाही खाना खिलाना पड़ता था।
तो ऐसी महंगी वस्तु है जिसका आप ना उसका क्या बोल सकते हैं, फ़ायदा नहीं उठा सकते। बस वो लाए हो, उसको मेंटेनेंस वो मांग रहा है, ऊपर से आपका जा ही रहा है। तो कॉस्टली है बट यूजलेस पोजेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टू बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को दफनाने का मतलब दुश्मनी ख़त्म करना, शांति भाई। जैसे बोलते नहीं हिंदी में मुहावरा, रात गई बात गई मिट्टी डालो, ये होता है, दुश्मनी ख़त्म करो भाई। तो राइट आंसर टू मेक पीस। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है? ब्लू का मतलब नीला आसमान। अगर साफ नीले आसमान से बिजली गिर जाए तो ये अचानक लगा झटका होगा, अनएक्सपेक्टेड एक डिजास्टर होगा कि नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू का मतलब नीला आसमान, और अगर नीले आसमान से बिजली गिर जाए तो अचानक लगा झटका होगा, अनएक्सपेक्टेड विपत्ति होगी। तो बीट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अ सडन शॉक। टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है भाई? असली मुद्दे पे आकर, मतलब होता नहीं, असली मुद्दे पे ना आकर इधर उधर की बातें घुमा घुमा के बातें करना। हाँ, पहले जानते कैसे निकला था? जो बुश थी, जो झाड़ियाँ थी, शिकारी जो होते थे ना वो बुश को पीटते थे। जब वो शिकार करने के लिए आते थे जंगल में ना, तो देखते थे जानवर, अगर यहाँ पे जानवर होगा तो पक्का, तो वो क्या करते थे, जो झाड़ियाँ रहती थी ना उस झाड़ियों को पीटते थे ताकि जो पक्षी है वो उड़े, पर सीधे नहीं पकड़ते थे। जब पक्षी उड़ेंगे तुरंत क्या कर लेंगे? शूट कर देंगे। ऐसे करते थे शिकारी। तो ये वहीं से निकला है ऐसे कुछ, है ना। तो टू टॉक इरेलीवेंटली, जैसे वो लोग डायरेक्ट नहीं मारते थे पक्षियों को, वो लोग पहले बुश को पीटते थे ताकि पक्षी उड़े, और सीधे नहीं पकड़ते थे। जैसे कोई बात हो सीधे ना बोलना, घुमा फिरा के बात करना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका क्या होगा? टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, देखिए यहाँ पे क्या होता है? टू बर्न द कैंडल्स एट द बोथ एंड्स, मोमबत्ती के दोनों तरफ से जलाने का क्या मतलब है? अपनी ऊर्जा को बहुत तेज़ी से ख़त्म करना। अगर मोमबत्ती को हम दोनों तरफ से जला देंगे, मोमबत्ती है, यहाँ से भी ये जल रहा है, यहाँ से भी ये जल रहा है, तो जल्दी ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा? ये ख़त्म होगा ना, जल्दी ख़त्म होगा। तो देर रात तक जाग कर काम करना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जिससे स्वास्थ्य क्या हो सकता है? ख़राब हो सकता है। आप देर रात तक काम भी करो, 2:30-3 बजे तक काम कर रहे हो, फिर सुबह 6 बजे उठ जा रहे हो, तो ये क्या होगा? दोनों तरफ से आप अपने शरीर को नुकसान ही कर रहे हो। तो यही वही हो जिस तरह मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना हुआ, जो कि खर्च करना हुआ। टू वर्क प्ले, ये ध्यान रखना। एप्पल ऑफ वन आई, आँखों का तारा होना। कोई व्यक्ति जो अक्सर बच्चा होता है, जो किसी को बहुत प्यारा होता है ना, आँखों का तारा होना, वेरी डियर। कितने लोग आँखों का तारा हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने घर के तारे हो कि नहीं आप लोग। एट द 11th आवर, इसका बताना है क्या होगा? देखिए जैसे घड़ी में 12 बजने से ठीक पहले 11 बजते हैं, इसका मतलब बिल्कुल अंतिम समय पर कोई काम करना। जैसे मैंने कहा आई सबमिटेड द फॉर्म एट द 11th आवर, है ना, तो मैंने फॉर्म को क्या किया? 11th आवर पे सबमिट कर दिया। तो एट द लास्ट मोमेंट इसे बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ब्रेक डाउन, फ्रेजल वर्ब बताना है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन जैसे मशीन के लिए ख़राब हो जाना क्या बोलते हैं? द कार ब्रोक डाउन, ख़राब हो जाना। तो इंसान के लिए रो पड़ना, भावनाओं में टूट जाना, ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, है ना। तो स्टॉप फंक्शनिंग, क्लैप्स। ब्रोक डाउन मतलब यही होता है, चाहे मशीन के लिए ख़राब हो जाना, इंसानों के लिए रो पड़ना, भावनाओं में टूट जाना, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन। ब्रेक इनटू क्या होता है? ब्रेक इनटू ताला तोड़कर या ज़बरदस्ती घुसना, चाहे चोरी हो चाहे हमले के इरादे से हो, जैसे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तो भाई एंटर बाय फोर्स होता है। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कार्यक्रम या घटना को क्या कर देना? कैंसिल कर देना, कैंसिल, रद्द कर देना। जैसे मैंने कहा द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, जो स्ट्राइक है वो रद्द कर दी गई है। तो कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे गिव अप। गिव अप मतलब हार मान लेना या किसी बुरी आदत को त्याग देना, छोड़ देना। जैसे ही गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट लुक आफ्टर। लुक आफ्टर वेरी इजी, किसी की देखभाल करना, चाहे वो पेरेंट्स हो गए, चाहे वो बच्चे हो गए, चाहे वो पेशेंट हो गए। सी लुक्स आफ्टर हर एज्ड मदर। पुट अप विद, पुट अप विद मतलब क्या होता है? मतलब किसी अनप्लीजेंट पर्सन या सिचुएशन को सहन करना, बर्दाश्त करना। जिसमें मैंने कहा आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू टॉलरेट, टू बियर। नेक्स्ट टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है? अच्छा यहाँ पे लुक आफ्टर था। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर का मतलब अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य
जैसा दिखना या स्वभाव में होना, जैसे माता पिता, है ना। इसमें मैंने कहा सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ पर गई है। तो टू रिजेंबल मतलब सेम अपने पिता की तरह दिख रहा है, सेम अपने भाई की तरह दिख रही है, इस तरह सी टेक्स ऑफ, तो मतलब अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य जैसा दिखना या उसके स्वभाव जैसा होना, टू रिजेंबल। अबाइड, अबाइड के साथ क्या लगाओगे आप, तो इसका ना ये एक रूल, जैसे किसी रूल हो गया, कोई कानून या वादे का पालन करना, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है, अबाइड बाई, अबाइड बाई, फॉलो करना किसी रूल को। नेक्स्ट अक्यूज्ड, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, जब किसी पर किसी अपराध किसी क्राइम का आरोप लगाया जाता है तो हमेशा ऑफ होगा, फॉर या विद का नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, अक्यूज्ड ऑफ, है ना, ये ध्यान रखना है, अक्यूज्ड ऑफ। जैसे ही अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। एग्री, एग्री डैश, अगर बात प्रपोजल की हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आगे प्रपोजल पूछा है, तो जब आप किसी नॉन लिविंग चीज़ जैसे प्रपोजल है, कोई योजना है, कोई विचार से सहमत होते हो तो एग्री टू होगा। किसी प्रपोजल से आप सहमत हो रहे हो, किसी योजना से, किसी विचार से सहमत हो रहे हो, तो वहाँ पे आप एग्री टू लगाओगे, या आप समथिंग में डाल लो इसको, समथिंग। एग्री टू ध्यान रखना, यहाँ पे एक रूल है, जैसे एग्री विद होता है, एग्री विद कहाँ लगाओगे, एग्री विद जब बात किसी पर्सन की होगी वहाँ पे आप एग्री विद लगाओगे। एग्री टू कहाँ लगाओगे, एग्री टू समथिंग में आ जाएगा ये, अब वो प्रपोजल हो गया, प्रस्ताव हो गया, योजना हो गई, वो सारी चीज़ें, तो एग्री टू लगाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे विद आएगा, जब आप किसी पर्सन से सहमत हो, एग्री विद, जैसे आई एग्री विद यू, ठीक है। नेक्स्ट ब्लाइंड डैश वन आई, वन आई यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको दे रहा है, हिंट दे रहा है कि आपको लगाना क्या है, ठीक है। वन आई यानी कि एक आंख से अंधा, तो आप क्या लगाओगे, फिजिकली रूप से एक आंख से अंधा होने के लिए अक्सर ब्लाइंड इन लगाते हैं हम, और कभी कभी ब्लाइंड ऑफ भी लग जाता है, तो ब्लाइंड इन ब्लाइंड ऑफ भी होता है, ब्लाइंड इन या ब्लाइंड ऑफ, जब वाकई में वो सच में उसकी एक आंख से कोई पर्सन अंधा है तो आप ब्लाइंड इन जनरली लगाते हो, समटाइम्स ब्लाइंड ऑफ लगता है, लेकिन यह अक्सर एग्जाम में दोनों ही सही माने जाते हैं, चाहे ब्लाइंड इन हो गया चाहे ब्लाइंड ऑफ हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो मोस्ट प्रोबेबल आप जाओगे इन पे, ठीक है, ऑफ भी माना जाता है। तो यहाँ पे एक आंख से अंधा होने की बात हो रही है, तो ऑफ एंड इन इज करेक्ट, ये ध्यान रखना। अच्छा एक और होता है ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू मतलब क्या होता है, अंधा नहीं है, आंखें दोनों सही है, लेकिन वो इग्नोरेंस वाला होता है, मतलब इग्नोर करना अपनी गलतियों को या दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना, अनदेखा करना, वो ब्लाइंड टू हो गया। और जब दोनों आंखों से अंधा कोई है तो वहाँ पे आप ब्लाइंड विद लगाओगे, ब्लाइंड विद यानी कि बोथ आइज से, तो ये ध्यान रखना है। ब्लाइंड देखिए फॉल्ट, अपनी गलतियों को अनदेखा करना, जब कोई व्यक्ति किसी की गलतियों या दोषों को अनदेखा करता है, जैसे वो अपने बेटे के प्यार में अंधा है, उसकी गलतियों इतना अंधा है कि गलतियों को भी अनदेखा कर रहा है, तो आप ब्लाइंड टू लगाओगे, मैंने ऊपर बताया ना, यहाँ पे जस्ट अभी बताया है ब्लाइंड टू। चलिए नहीं, और ब्लाइंड विद भी आता है, तो मैंने बताया ब्लाइंड विद आप कहाँ लगाओगे, जैसे ब्लाइंड इन या ऑफ कहाँ लगाते हो, एक आंख से अंधा, ब्लाइंड विद लगाओगे जब दोनों आंख से अंधा होगा तब, बोथ आइज। डील, यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है, क्या लगाओगे यहाँ पे, डील। देखिए ध्यान रखना, डील आपका इन कब आता है, जब बात ट्रेड की हो। डील विद कब आता है, आप किससे डील कर रहे हो, जब बात पर्सन की हो, तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप, डील विद लगाओगे। जब बात किसी व्यक्ति को संभालना हो, किसी समस्या से निपटना हो, मतलब पर्सन की हो, तो डील विद लगाओगे। ट्रेड की हो तो डील इन लगाओगे। तो यहाँ पे ट्रेड की बात कर रहा, आगे हिंट दे रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, मतलब किसी चीज़ का व्यापार करना, बेचना, खरीदना, तो ही डील इन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही डील्स इन राइस, वो चावलों का व्यापार करता है, ऐसे ही डील राइस क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ट्रेड की बात हो रही है, व्यापार की, कोई पर्सन नहीं, आप यहाँ पे इन लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई कैन डील डैश हिम, अब यहाँ पे हिम कौन है, ये कोई पर्सन ही है, मैं उसे हैंडल कर लूँगा या मैं उससे डील कर लूँगा, मैं उसे संभाल लूँगा, पर्सन ही है, तो यहाँ पे आप विद लगाओगे, ये चीज़ें बतानी थी। डील पर्सन या मैटर हो तो विद आ जाएगा। नेक्स्ट गुड, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, किस में अच्छा है,
ये सारा देखो रिवीजन के लिए है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आते हैं भाई, अब केवीएस का पेपर उठा लो, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आए हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो। टफ भी क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट भी आते हैं, बेसिक भी आते हैं। ऐसा नहीं हम टफ के चक्कर में अपने बेसिक वाले क्वेश्चन को भूल जाएं, और अक्सर करके बेसिक क्वेश्चन में ही गलती होती है। गलती हम पढ़े सब रहते हैं, बस कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है, कन्फ्यूज़न अक्सर करके हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक को हमेशा इग्नोर करते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो गया चाहे ग्रामर हो गया। देखिए गुड जो है सब्जेक्ट की बात कर रहा है। जब हम बताते हैं कि कोई पर्सन किसी काम, जैसे किसी वर्क में या किसी सब्जेक्ट में या किसी प्ले में कुशल है, एक्सपर्ट है, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, गुड एट लगाते हैं। जब कोई पर्सन किसी काम में, किसी विषय में, किसी खेल में वो एक्सपर्ट है, तो आप वहाँ पे गुड एट लगाओगे। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है तो गुड एट लगाओगे। जैसे मैंने कहा ही इज़ गुड डैश मैथ, वो मैथ में अच्छा है, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एट, क्योंकि मैथ आगे सब्जेक्ट की बात कर रहा है। वेट, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। वेट, पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, क्या लगाओगे, तो ध्यान रखना पर्सन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो क्या लगाओगे, वेट फॉर, ऑन, एट या विद, क्या लगाना है आपको। जैसे एक होता है वेट के साथ हम फॉर प्रपोजिशन लगाएंगे, एक होता है अवेट। आई थिंक अवेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है ना, तो यहाँ पे वेट फॉर, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो भाई यहाँ पे फॉर लगेगा। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, है ना, किसी का इंतज़ार करना, तो वेट फॉर। वेट ऑन मतलब कहाँ लगाते हो, अच्छा वेट ऑन, ये जो वेट ऑन है इसका कहाँ लगाओगे, वेट फॉर पर्सन के लिए लगता है ना, जैसे मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ तो वेट फॉर, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू। वेट ऑन कहाँ लगाओगे, वेट ऑन का मतलब सेवा करना, क्या होता है, सेवा करना, सेवा करना या नौकर की तरह खाना परोसना, तो वेट ऑन। जैसे आप वो क्या बोलते हैं, जैसे वो परोसते नहीं है जो शेफ़ होते हैं, शेफ़ नहीं, जो आप जैसे होटल में जाते हो खाना परोसा जाता है, तो नौकर की तरह खाना, वो वेट ऑन हो गया। ये दें, जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो सिंपली वेट ऑन, याद रखना, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइटिंग स्किल की बात करेंगे। आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ट्रांसफॉर्म टू पैसिव, शट द डोर, शट द डोर का क्या हो जाएगा, शट द डोर। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका क्या करोगे, इसका लेट से भी बना सकते हो, और शुड का यूज़ कब करेंगे, जब उसमें कोई सलाह हो। जैसे शट द डोर, किसने कहा है, दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कौन सा सेंस निकल रहा है, सलाह का सेंस निकल रहा है या ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, तो इसका कई टाइप का बन सकता है। एक तो इसको लेट से भी बना सकते हो आप, इसको ना पैसिव वाइज लेट से भी बना सकते हो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट लाओगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, फिर V3, उसके बाद कुछ आएगा एटसेट्रा, तो लेट्स वाली से भी बना सकते हो। इसमें शट द डोर अगर एडवाइस निकल रहा है तो शुड का भी बना सकते हो, द डोर शुड बी शट, ऐसे भी बना सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। V3, अच्छा लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन V आएगा, उसके बाद V3 आएगा, तो ये भी सही है। और इसका क्योंकि शट द डोर, मैंने कहा शट द डोर, यहाँ पे एक ऑर्डर का भी सेंस निकल रहा है, तो अब जब ऑर्डर का सेंस निकलेगा तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो ले देके यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट है, डी, तीनों करेक्ट है। तो हम जाएंगे आपके डी पे। पैसिव वाइज हु डिड दिस, तो ये तो कितना इजी है, बाय हुम लग जाएगा, बाय हुम वाला वही सही हो जाएगा, बाय हुम है, बाय हुम है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये सही आपका है, ये गलत हो जाएगा, बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आई नो हिम, आई नो हिम का क्या हो जाएगा, तो ही इज़ नोन टू मी हो जाएगा, क्योंकि नो के साथ हम पैसिव वाइज में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये ध्यान रखना, नो जो होगा ना, नो वर्ब है, ये पैसिव वाइज में बाय का यूज़ नहीं करेगा, टू का यूज़ करेगा, ध्यान रखना है। तो बाय वाला कट किया जाएगा, ही इज़ नोन टू मी। नोन का जब हम पैसिव वाइज में लेके आएंगे उसके साथ बाय नहीं टू लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। ही इज़ नोन टू मी। नेक्स्ट पे आएंगे, ही सेड आई एम बिजी नाउ, इसका क्या होगा, ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो ये प्रेजेंट में है, पास्ट में चला जाएगा। नाउ है, नाउ का हम किस में चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे, है ना, तो ये कट गया, ये भी कट गया। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, देन ही सेड दैट ही इज, भाई एम है, प्रेजेंट है, तो पास्ट में जाएगा, ये वाला करेक्ट हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेरी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे भी, वेयर डू ही लिव, यहाँ पे क्या होगा,
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, क्योंकि वेयर आपका बन जाएगा ये वाला, और यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव बन जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। टू वीक टू वॉक, रिमूव टू, कैसे रिमूव करोगे इसको कैसे, टू वीक टू वॉक। तो जब सेंटेंस में 2 + 2 आए तो उसे हटाने के लिए सो दैट का यूज़ करेंगे। मैंने कितनी बार बताया है सेंटेंस में सो दैट आएगा, तो यहाँ पे सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे एक आपका क्लॉज भी आएगा दैट के बाद, और ये क्लॉज ना जिसमें भी ये पूछा है उसी में आएगा। जैसे प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आएगा, पास्ट में है तो कुड नॉट आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे एज सुन एज ही सॉ मी ही रैन अवे। तो एज सुन इसको नेगेटिव करना है, एज सुन एज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो सूनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सूनर। अब नो सूनर आया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, उसके बाद दैन का पेयर बनेगा, ए करेक्ट हो जाएगा। और नो सूनर का पॉजिटिव अगर कहना हो तो बनाने को कहे तो आप एज सुन एज वाला बना दो। सिंपल सेंटेंस ही इज रिच बट अनहैप्पी, इसको बनाना क्या है, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, ही इज रिच बट अनहैप्पी। ठीक है, ही इज रिच, अच्छा सिंपल, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये बताना है। इसको बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स। ही इज रिच बट अनहैप्पी, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, क्या होगा, ही इज रिच, तो ही इज रिच एंड अनहैप्पी ये नहीं होगा। डिस्पाइट बीइंग ये सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सो वाला भी नहीं होगा। ऑल दो वाला, ऑल दो ही इज रिच, एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये रहे आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो ही इज रिच बट अनहैप्पी, यहाँ पे जो देखेंगे ना ये कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस, इसको करना था कॉम्प्लेक्स। फॉर्मल लेटर वेयर इज द डेट रिटन, फॉर्मल लेटर में डेट कहाँ लिखी जाती है ये बताना है। फॉर्मल लेटर में डेट कहाँ लिखी जाती है, तो फॉर्मल लेटर में डेट कहाँ लिखी जाती है ये बताना है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है ना उसका जो मॉडर्न फॉर्मेट सबसे ऊपर होता है, यानी कि सेंडर एड्रेस आता है और उसके ठीक नीचे डेट लिखी जाती है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सेंडर एड्रेस, उसके ठीक नीचे डेट लिखी जाती है, ये रहा बिलो सेंडर एड्रेस। ठीक है, यही करेक्ट है, इसके ठीक नीचे डेट लिखी जाएगी और उसके नीचे रिसीवर जो डेजिग्नेशन या एड्रेस आता है, ठीक है, उसके नीचे लिखी जाएगी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो वाला। फॉर्मल लेटर सैल्यूटेशन फॉर एन एडिटर, तो इसको बताना है। फॉर्मल लेटर, जैसे आप किसी फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, किसी एडिटर को लिख रहे हो, तो उसका सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, डियर सर, सर मैडम, क्या होना चाहिए। जैसे हम किसी अखबार के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो वो एक ना फॉर्मल लेटर होता है और इसके लिए सर या मैडम सबसे सैल्यूटेशन, इसका सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, सही एड्रेस क्या होगा, सर या मैडम, माय डियर, ये अगर इसको यूज़ करेंगे ये इनफॉर्मल हो जाएगा, तो सर या मैडम ये करेक्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन फॉर्मल लेटर टू एन ऑफिशियल, इसका बताना है कि क्या होगा। फॉर्मल लेटर का जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसा होना चाहिए। जब हम किसी ऑफिशियल को लेटर, जैसे किसी अधिकारी को लेटर लिखते हैं तो आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते हो, तो शुरुआत सर से ही करोगे, लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में उसका जो सब्सक्रिप्शन लिखोगे वो योर्स फेथफुली होगा। क्या होगा, योर्स फेथफुली। जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो फॉर्मल लेटर में और उस पर्सन को आप जानते नहीं हो, पर्सनली नहीं जानते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनली नहीं जानते हो तो उसका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो योर्स फेथफुली होगा। और अगर आप उस पर्सन को जान रहे हो तो उसका सैल्यूटेशन क्या होगा, डियर मिस्टर शर्मा लिखा जाएगा, सैल्यूटेशन इस तरह होगा, और उसका सब्सक्रिप्शन क्या होगा, योर्स सिंसियरली हो जाएगा, अगर आप जान रहे हो तो। और अगर फॉर्मल लेटर में जिस भी अधिकारी को आप लिख रहे हो उसको नहीं जान रहे हो तो उसका सैल्यूटेशन आप सर से करोगे, यानी कि उस लेटर की शुरुआत सर से करोगे, सैल्यूटेशन ये हो जाएगा, और उसका सब्सक्रिप्शन योर फेथफुली से हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन लेटर टू स्कूल प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूल के प्रिंसिपल या क्लास टीचर को हमेशा अगर आप सब्सक्रिप्शन क्या लिखोगे, योर्स ओबीडेंटली, हमेशा लिखते हो ना, आपका आज्ञाकारी, क्योंकि स्टूडेंट का रिश्ता, स्टूडेंट्स और टीचर का रिश्ता होता है। ट्रांसलेट टू इंग्लिश, उसे तैरना नहीं आता, क्या हो जाएगा इसका, उसे तैरना नहीं आता, इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसके ना दो हो सकते हैं, है ना, इस सेंटेंस के दो सही हो सकते हैं। एक तो ये कि नो के बाद हमेशा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जो नो आता है, नो के बाद हमेशा हाउ, नो के बाद हमेशा हाउ या व्हेन या फिर वेयर
उसके बाद टू, ठीक है, प्लस टू प्लस वर्ब आता है, ऐसे बन सकता है। या फिर सिंपली बोल सकते हो उसकी कैपेसिटी को दिखा सकते हो, ही कैन नॉट स्विम, है ना, ऐसे भी तो बोल सकते हो, ही कैन नॉट स्विम, उसकी कैपेसिटी को दिखा सकते हो, ही कैन नॉट स्विम, ठीक है, उसे तैरना नहीं आता। तो अब कैसे लगाओगे, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ऐसे भी बना सकते हो, है ना, उसे तैरना नहीं आता। पत्र कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे नो के बाद आप हाउ भी लगा सकते हो, व्हेन, वेयर प्लस टू प्लस वर्ब आ जाएगा। सिंपली याद रख सकते हो, ही कैन नॉट स्विम, अगर उसकी कैपेबिलिटी दिखानी है, क्षमता दिखानी है, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ए वाला गलत है। ठीक है, ए वाला गलत, क्योंकि इसमें नो के बाद स्विम, हाउ नहीं आया इसलिए गलत है। बाकी आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। सांच को आँच नहीं, इसका बताना है क्या होगा, सांच को आँच नहीं इसका बताना है क्या होगा, सांच को आँच नहीं। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, ट्रूथ नीड्स नो फियर, इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, या ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। देखिए ये जो मुहावरा, इसका जो लिटरल मीनिंग है यही है कि सच्चाई आग से नहीं डरती है ना, सांच को आँच नहीं, सच्चाई जो है ना वो आग से नहीं डरती, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन इसका अगर हम डीप मीनिंग देखें तो यही होगा कि जो निर्दोष व्यक्ति है, निर्दोष व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं होती, इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, ये हो जाएगा, इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, जो इनोसेंट पर्सन होते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह जिस तरह सच्चाई आग से नहीं डरती, सांच को आँच नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका बताओ क्या होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, वेरी इजी, एज यू सो सो शैल यू रीप। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ सन इन लॉ, सन इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सन इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ठीक है, सो मतलब होता है बीज बोना, रीप मतलब फसल काटना होता है, वो ध्यान है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो प्लूरल, देखिए कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, जो उसके रूट वर्ड में एस लगाते हैं। जब भी हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे, उसका जो रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड में एस लगाएंगे। तो देखिए सन इन लॉ में रूट वर्ड क्या है, सन है, क्या है, सन है, तो इसी में एस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे, सन्स इन लॉ हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ये दोनों तो ऐसे ही सब कट गए, सन्स इन लॉ ये करेक्ट हो गए, लॉ में मत लगाइएगा कभी, ठीक है, क्योंकि सन है, रिश्ता बेटे का है, कानून का थोड़ी ना है कि आप उसमें लगाने जाओगे प्लूरल, सन्स इन लॉ। प्लूरल ऑफ पासर बाई, इसमें भी रूट वर्ड में आपको लगाना है। तो राहगीर कौन है, राहगीर जो है वो रास्ते से गुजरने वाला, पासर यही गुजरने वाला व्यक्ति है, बाई तो एक प्रेपोजिशन है, तो किस में लगाओगे, पासर्स बाई हो जाएगा ना, पासर्स बाई। फेमिनाइन ऑफ फॉक्स, फॉक्स का फेमिनिन क्या होगा, देखिए फॉक्स मतलब लोमड़ी, जो नर जाति का होता है, अब विक्शन हो जाएगा जो फेमिनाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे फॉक्स है, फॉक्स को हम डॉग फॉक्स भी बोल सकते हैं, डॉग फॉक्स। फेमिनाइन ऑफ हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा है, नर घोड़ा है, और मेयर क्या हो गया, नर घोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, यंग वन ऑफ कैट, तो बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो बिच है डॉग का है, ईव है भेड़, है ना, भेड़, और शीप एंड डो डियर के बच्चे हैं। तो कैट का क्या होगा, कैट का किटन हो जाएगा, ध्यान रखना, कैट को किटन कहते हैं। और कुत्ते को बच्चे को हम पपी भी बोलते हैं, और बकरी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, किड, और कब शेर या भालू के बच्चे को बोलते हैं यंग वन ऑफ शीप, शीप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं, शीप के बच्चे को लैम्ब, मेमना। साउंड ऑफ लॉयंस, तो रोर है ना, रोर, शेर की दहाड़ को रोर कहेंगे, और हाथी की दहाड़ को ट्रम्पेट, और सांप क्या करता है, हिश। ब्रे, ब्रे किसकी साउंड है, ये गधे की है, डंकी, डंकी लिख दे रहे हैं, है ना। साउंड ऑफ हॉर्सेस, तो घोड़े की आवाज़ को, घोड़े की हिनहिनाहट को नी क्या कहते हैं, नी कहते हैं, नी।
देखिए इसमें जो ब्रे है ये डंकी का है, बार्क जो होता है ना, बार्क कुत्ते का होता है, ब्लीट जो होता है ना ये शीप वगैरह का होता है, भेड़ वगैरह का ब्लीट, ब्लीट बकरी का भी होता है, शीप का होता है। अब प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, अवियरी, पक्षीशाला, एविस, पक्षी, बर्ड, ये ध्यान रखना है ना, एविस से बना हुआ है ये अवियरी। और जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसे अपियरी बोलते हैं, अपियरी। गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा हो। डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी ही कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, है ना। डेमो मतलब क्या होता है, डेमो, डेमो मतलब लोग, पीपल, ठीक है। और क्रेशी मतलब होता है शासन, क्रेशी मतलब क्या होता है, रूल, शासन। डेमोक्रेसी लोगों का शासन, है ना, डेमो मतलब लोग, क्रेसी मतलब शासन, लोगों का शासन, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, लोगों का शासन हो जाएगा डेमोक्रेसी, ये ध्यान रखना। ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटो तानाशाही, एक व्यक्ति का, ऑटो मतलब सेल्फ, जो एक सेल्फ यानी कि खुद एक पर्सन शासन चला रहा हो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। प्लेटोक्रेसी, प्लेटो मतलब क्या होता है, रिच, प्लेटो मतलब रिच, और क्रेसी मतलब शासन, तो जो अमीरों का जो शासन होता है उसे प्लेटोक्रेसी बोलते हैं, अमीरों का शासन। मोनार्की, राजा का शासन। तो ये था भाई आपका 100 क्वेश्चन। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। होप सो कि आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा इस वीडियो से। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो 400 मैराथन है ना, जो आपके किसके लिए, लिटरेचर के लिए, इसको तैयार रहिएगा, जल्दी दे दूँगी क्योंकि 2 दिन का टाइम है। 17 तक का रिवीजन कर लीजिएगा, और 18 को रिवीजन बिल्कुल नहीं करना आप लोग को, ना पढ़ना ना लिखना है, एकदम माइंड को फ्रेश रखना है। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं करना है, बस फ्री होके एकदम रहना है। किताब को छूना भी नहीं है, ना ही मोबाइल देखना है, और ना यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखना है 18 तारीख को, किसी को भी नहीं। तो ये ज़्यादा क्या होता है, जितना देखेंगे उतना ही हमारा दिमाग ख़राब होता है। तो भाई जब इतने दिन तक मेहनत नहीं, अभी एक दिन में क्या कर लोगे, है ना। तो 18 तारीख को एकदम बस अपने आप को एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ये चीज़ें करनी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।